हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। आज की इस क्लास में हम मौर्य वंश का पूरा निचोड़ देखेंगे, और साथ ही 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं उन्हें भी कवर करेंगे। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं मौर्य साम्राज्य का इतिहास। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी और 185 ईसा पूर्व तक जारी रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी और 185 ईसा पूर्व तक जारी रहा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु एक बड़ी शक्ति निर्वात छोड़ दिया और चंद्रगुप्त ने इसका लाभ उठाया। एक सेना को उसने इकट्ठा किया और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित करते हुए मगध में नंद वंश को उखाड़ फेंका। खुद को राजा घोषित करने के बाद चंद्रगुप्त ने बल के माध्यम से और गठबंधन बनाकर अतिरिक्त भूमि को ले ली। अब आगे की बात है दोस्तों कि चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री कौटिल्य, जिन्हें कि चाणक्य भी कहा जाता है, और चाणक्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने चंद्रगुप्त को सलाह दी और साम्राज्य की विरासत में योगदान दिया। कौटिल्य को अर्थशास्त्र लिखने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें बताया गया है कि किसी राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए और सत्ता को कैसे बनाए रखना चाहिए। सम्राट अशोक के दौरान साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा था, जो 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ था। और दोस्तों, यह पहाड़ों से 3 तरफ से घिरा हुआ था। हिमालय, उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, सिंधु नदी और पश्चिम में अरब सागर। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अब आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं मौर्य शासकों के नाम। पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये प्राचीन भारत के पहले राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को एक राज्य के अधीन लाने में सफल हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 297 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को संभाला। आगे हैं दोस्तों बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त के पुत्र हैं। चंद्रगुप्त के बाद अगले मौर्य शासक उनके पुत्र बिंदुसार हुए। बिंदुसार ने लगभग 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। आगे हैं दोस्तों अशोक सम्राट। अशोक सम्राट की बात करें तो अशोक मौर्य साम्राज्य के एक महान राजा थे। इनका नाम भारत के महान राजाओं में से एक है। इन्होंने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। आगे हैं कुणाल। कुणाल की बात करें तो सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। अशोक के बड़े बेटे कुणाल को उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन इनकी सौतेली मां ने ईर्ष्या के कारण इनको अंधा कर दिया। कुणाल ने अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला के वायसराय थे। इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। आगे हैं दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य कौन है? तो ये सम्राट अशोक के पोते हैं। दशरथ मौर्य ने 232 से 224 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने अशोक की धार्मिक और सामाजिक नीतियों को भी जारी रखा। इनके बाद इनके चचेरे भाई संप्रति ने राजगद्दी संभाली। अब बात करते हैं दोस्तों संप्रति की। संप्रति ने इन्होंने 224 से
215 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया। ये अशोक के अंधे पुत्र कुणाल के पुत्र थे। इन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों सालीशुक की। सालीशुक मौर्य वंश का शासक था जिसने 215 से 202 ईसा पूर्व तक लगभग 13 सालों तक शासन किया। ये संप्रति मौर्य के उत्तराधिकारी थे शालीशुक। आगे हैं दोस्तों देववर्मन। देववर्मन की बात करें तो शालीशुक के बाद राजगद्दी इनके पुत्र देववर्मन ने संभाली। इन्होंने 202 से 195 ईसा पूर्व तक शासन किया और इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक राज्य किया। आगे हैं दोस्तों शतधन्वा। देववर्मन के बाद उनके उत्तराधिकारी शतधन्वा ने राजगद्दी संभाली। इसने 8 वर्षों तक यानी कि 195 से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया। आगे हैं दोस्तों बृहद्रथ। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ को इनके एक मंत्री ने मार दिया और शुंग नाम के एक नए साम्राज्य की स्थापना की। अब आइए दोस्तों हम जान लेते हैं मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतपाल कौन कहलाता था, तो सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे अंतपाल कहा जाता था। अब आइए दोस्तों हम जान लेते हैं मौर्य वंश का नगर प्रशासन कैसा था। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नगरीय प्रशासन 6 समितियों में विभक्त थी। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था और जो द्वितीय समिति थी, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करता था। और तृतीय समिति की बात करें तो तृतीय समिति जनगणना करने का कार्य करता था। और चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करता था। और पंचम जो समिति थी वह विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण करने का कार्य करता था। और जो छठी समिति थी वह बिक्री कर व्यवस्था करता था। तो इस प्रकार से नगरीय प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था। अब आइए दोस्तों हम जान लेते हैं मौर्य वंश का पतन का क्या कारण था। मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद आए अयोग्य उत्तराधिकारी थे। इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके समाप्त कर दी। इस साम्राज्य के पतन के अन्य कारण जो थे वो थे प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार और करों की अधिकता। तो ये थी मौर्य वंश के पतन का कारण। अब आइए दोस्तों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से किस शासक प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित करवाए थे। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक ने। अशोक ने प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक। अशोक पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न कह रहा है सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ को। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सारनाथ से लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था।
अगला प्रश्न है, राजा अशोक की उस पुत्री का क्या नाम था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। उस पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसे कि बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। उपागुप्त नामक साधु से, बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किस शिलाभिलेख में अशोक के युद्ध त्याग की घोषणा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। शिलाभिलेख 13वें में अशोक के युद्ध त्याग की घोषणा है। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक। अशोक ऐसा राजा था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद अपना विजय त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। उस पत्नी का नाम था कारुवाकी, जिसने कि अशोक सम्राट को अधिक प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है अशोक को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक महान 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्न में से कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंबिसार बैठा था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे।
अगला प्रश्न है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न कह रहा है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका को लिखने वाले हैं मेगस्थनीज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त के राज दरबार में भेजा गया सेल्यूकस निकेटर द्वारा, जो मेगस्थनीज नामक राजदूत था। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मेगस्थनीज है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। अगला प्रश्न कह रहा है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कौटिल्य ने यह विचार विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है कौटिल्य ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंधु तथा झेलम के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित थी। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का एक दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। अगला प्रश्न कह रहा है चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो स्थित थी वो थी पाटलिपुत्र में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य डॉट 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 में पैदा हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो पैदा हुआ था वो हुआ था 340 ईसा पूर्व में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब स्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब स्थित है, तो अब बिहार में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से किसे उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली साम्राज्य की स्थापना की? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंदों को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को के रूप में जाना जाता था।
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मगध के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक को पराजित किया था। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।